मेरा नाम आदिति है। मेरी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि जैसे मेरी सारी खुशियाँ ख़त्म हो गईं और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ गम ही गम रह गए। हम एक जॉइंट फ़ैमिली में रहते थे। मैं पूरे ख़ानदान की इकलौती लड़की थी। मेरे 2 चाचा थे और दोनों के 2-2 बेटे थे। बस मेरे पापा की ही मैं एकलौती बेटी थी। जब मैं सिर्फ 9 साल की थी तभी मेरे पापा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मेरी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी और समझदार महिला थीं। वह सरकारी नौकरी करती थी। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, क्योंकि वह किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती थी। वो चाहती थी कि अपनी बेटी को खुद के पैरों पर खड़ा करे। वह चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर इतनी मजबूत बनूं कि जिंदगी के किसी भी हालात से अकेले लड़ सकूं और कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मम्मी नहीं जानती थी कि बुरा वक्त इतनी जल्दी आने वाला है, और उससे भी ज्यादा दुख की बात ये थी कि वह वक्त आने से पहले मैं इतनी मजबूत भी नहीं बन पाई थी कि उसका सामना कर सकूं। मैं उस समय इंटर में पढ़ रही थी, जब एक दिन मेरी मम्मी के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जिस स्कूल में मेरी मम्मी पढ़ाती थी, वहीं से लौटते समय उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसी दिन मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और दर्दनाक दिन था। मुझे आज भी याद है, सुबह मम्मी मुस्कुराते हुए मुझे स्कूल छोड़कर खुद अपनी नौकरी पर गई थी। मुझे क्या पता था कि वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। उस दिन के बाद मैं कभी उनकी आवाज़ नहीं सुन पाई, कभी उनका आँचल नहीं पकड़ पाई। माँ की मौत मौके पर ही हो गई थी। उन्हें इतना भी वक़्त नहीं मिला कि आखिरी बार अपनी बेटी से बात कर सकें। मैं फूट-फूट कर रोती रही, लेकिन मेरी रोने की आवाज़ सुनने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं था। माँ के जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह उजड़ गई। हर तरफ सिर्फ खालीपन और दर्द था। उनकी मौत के बाद मेरे मामा मामी भी आए थे। मेरे 3 मामा थे, जिनमें से 2 दूसरे शहरों में रहते थे। एक मामा हमारे ही शहर में रहते थे। नाना नानी ने उन्हीं को परिवार की जिम्मेदारी सौंपी थी। मेरी माँ ने अपने सारे भाई बहनों की शादी खुद करवाई थी। सब अपने अपने घरों में खुश थे। माँ के रहते हुए मुझे कभी किसी रिश्तेदार की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने दोनों चाचाओं के साथ रहती थी। पूरे खानदान की इकलौती बेटी होने की वजह से सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन माँ के जाने के बाद सब बदल गया। माँ के गुजरने के 3 दिन बाद ही घर पूरी तरह सूना लगने लगा। चाचा चाची और उनके बेटे अपने अपने कामों में लग गए। मैं अकेली रह गई। स्कूल भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि माँ की मौत का सदमा मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मैं बस दिन भर रोती रहती थी। धीरे-धीरे 1 हफ्ता बीत गया। अब चाचियों ने मुझ पर घर का सारा काम डालना शुरू कर दिया। पहले तीनों देवरानियाँ मिलकर घर सँभालती थीं, इसलिए काम का बोझ महसूस नहीं होता था। लेकिन अब मेरी माँ के जाने के बाद उन्हें लगने लगा कि मैं उनके ऊपर बोझ हूँ और मुझसे जितना काम निकलवाया जा सके, निकलवा लेना चाहिए। चाचा ज़्यादातर घर पर नहीं रहते थे। जब रात को आते तो चाचियाँ ऐसे दिखातीं जैसे मुझसे कोई काम ही नहीं करवाती। उन्हें लगता था कि अब मैं बेसहारा हूँ और मेरी ज़िंदगी उनके भरोसे है। मेरे दिन रोते-रोते कटने लगे। समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? माँ को गए हुए 15 दिन हो चुके थे, तभी मेरे मामा मुझसे मिलने आए। मुझे देखते ही मैं उनके गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। मामा ने जब मेरी हालत देखी तो उन्होंने चाची से पूछा कि मैं इतनी रो क्यों रही हूँ। तब चाची ने बड़ी बेरुखी से कहा, हम आपकी भांजी के नखरे नहीं उठा सकते। ये दिन भर कमरे में पड़ी रहती है। आप ही इसे अपने साथ ले जाइए। मामा को लगा था कि शायद कोई ज़रूरी बात होगी, लेकिन असल में वे लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। मामा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी भांजी को अपनी बेटी की तरह रखूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि अपना सामान पैक कर लो और मेरे साथ चलो।
मैं चुपचाप अपना सामान समेटकर उनके साथ चली गई। मुझे नहीं पता कि पीछे चाचियों ने चाचा को क्या बताया होगा, शायद यही कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। मामा के घर पहुंचने के बाद भी मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आया। मुझे देखकर मामी और उनकी दोनों बेटियों के चेहरे उतर गए। साफ दिख रहा था कि वे मुझे अपने घर में नहीं चाहती थी। मामा ने मुझे ऊपर वाले कमरे में रहने को कहा। मैं चुपचाप अपना सामान लेकर ऊपर चली गई, लेकिन नीचे से मामी की तेज आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वह चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि मुझे घर क्यों ले आए हो। मामा बोले, यह भी मेरी बेटी जैसी है। तो मामी गुस्से से बोली, तो क्या अब हमें इसे भी पालना पड़ेगा? मामा ने सख्ती से कहा कि अगर उन्होंने मेरे और अपनी बेटियों में फर्क किया तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामी चुप तो हो गई, लेकिन मैं समझ गई थी कि मेरी मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। मामा ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। मामी मुझसे घर का सारा काम करवाती थी। कॉलेज से लौटकर भी मैं काम करती रहती। मामा हमेशा मामी से कहते रहते कि मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और मेरा पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन मैं जानती थी मेरी जिंदगी अब आसान नहीं रहने वाली थी। मेरी मामी की 2 बेटियां और 1 बेटा था। हम सबकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, बस 2-2 साल का अंतर था। मेरी मामी अपनी बड़ी बेटी साक्षी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। मामा की नौकरी अच्छी थी, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी मामी को हमेशा यही लगता था कि उनके पास सब कुछ कम है। मामी चाहती थी कि उनकी बहू किसी बहुत अमीर घर से आए और उनकी दोनों बेटियां भी बड़े और रईस घरों में ब्याही जाई। साक्षी के लिए कई रिश्ते आए थे, लेकिन मामी को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। कभी उन्हें लड़के का घर छोटा लगता तो कभी लड़के का स्टेटस कम लगता। मैं बचपन से ही बहुत सीधी और डरपोक स्वभाव की थी। कोई ऊंची आवाज में भी मुझसे बात कर लेता तो मैं घबरा जाती थी। शायद यही वजह थी कि मम्मी के गुजर जाने के बाद मैंने हर बात चुपचाप सहना सीख लिया था। मामी जो भी कहती, मैं बिना जवाब दिए मान लेती थी। मुझे मामी से बहुत डर लगता था। मैं उनकी हर बात मानती थी, उनकी हर डांट सह लेती थी। स्कूल में मैं पढ़ाई में अच्छी थी, टीचर्स भी मुझसे प्यार से बात करते थे, लेकिन अपने ही घर में मुझे ऐसे देखा जाने लगा जैसे मैं कोई बोझ हूँ। मामी छोटी-छोटी बातों पर मुझे डाँट देती थी। मैं हर समय सहमी-सहमी सी रहती थी। जब भी साक्षी के लिए कोई रिश्ता देखने आता, मामी मुझे सामने नहीं आने देती थी। उन्हें डर रहता था कि कहीं लड़के वालों की नज़र मुझ पर न पड़ जाए। जब तक मेहमान रहते, मैं कमरे में बंद रहती। धीरे-धीरे मामी का व्यवहार मेरे साथ और भी कठोर होता गया। उनकी बेटियां भी अब मुझे ताने मारने लगी थी। जिस माया ने कभी मुझसे मीठी बातें की थी, अब वही मेरी तरफ ऐसे देखती थी जैसे मैं इस घर पर बोझ हूँ। फिर एक दिन साक्षी के लिए एक अच्छा और अमीर रिश्ता तय हो गया। मामी बहुत खुश थीं। पूरा घर शादी की तैयारियों में लग गया। मामा ने मेरे लिए भी अच्छे कपड़े लाकर दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे साक्षी के लिए लाए थे। उन कपड़ों में मैं खुद को अलग ही महसूस कर रही थी। मामी ने मुझसे साफ कह दिया था कि पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी होगी और किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं सुबह से रात तक काम में लगी रहती थी। घर मेहमानों से भरा रहता था। लड़के वाले आने वाले थे। एक दिन मैं मामी के कमरे से कुछ सामान लेकर बाहर निकल रही थी कि अचानक मेरी किसी से जोर की टक्कर हो गई। मेरे हाथ से सारा सामान गिर पड़ा। सामने एक लड़का खड़ा था जो मुझे हैरानी से देख रहा था। उसने चश्मा उतारकर मुझे ध्यान से देखा, जैसे मेरी मासूमियत उसे हैरान कर रही हो। मुझे उसका यूं देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं जल्दी जल्दी सामान उठाकर वहां से चली गई। बाद में पता चला कि वो साक्षी के होने वाले पति का दोस्त था, जिसे खास तौर पर बुलाया गया था। शादी की तारीख पास आती गई और मेरे ऊपर काम का बोझ और बढ़ता गया। मैं कॉलेज भी नहीं जा पा रही थी। पढ़ाई पूरी तरह छूट गई थी। सुबह से रात तक काम करते करते मैं अंदर से टूटने लगी थी। इसी बीच मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई।
साक्षी के कुछ ज़रूरी कपड़े मैंने रख दिए थे, लेकिन भीड़-भाड़ और काम के बोझ में मुझे याद नहीं रहा कि कहाँ रखे थे। मेरा दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर चुका था। जब मामी को पता चला तो वह बुरी तरह भड़क उठी। उन्होंने सबके सामने मुझे बुलाया और ऐसे बोलने लगीं जैसे मुझ पर उन्होंने कोई बहुत बड़ा एहसान कर रखा हो। मैं बार-बार अलमारी में कपड़े ढूँढती रही। मुझे याद था कि मैंने वहीं रखे थे, लेकिन कपड़े नहीं मिले। मामी की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और मेरे दिल की धड़कनें भी। फिर उन्होंने जो कहा, वो मेरे दिल में तीर की तरह लगा। उन्होंने कहा, "ये मत समझना कि तुम इस घर की सदस्य हो। मैंने तुम्हें सिर्फ़ अपने पति की वजह से रखा है। तुम यहाँ इसलिए हो ताकि घर का काम कर सको, वरना मुझे तुम्हें रखने का कोई शौक नहीं है।" मैं खामोशी से सब सुनती रही। फिर उन्होंने कहा, "हम तुम्हें खाना देते हैं, रहने की जगह देते हैं, पढ़ाते हैं, तो बदले में काम भी तो करवा सकते हैं। मुफ्त में तो कोई नौकरानी को भी नहीं रखता।" उनके ये शब्द मेरे दिल को चीरते चले गए और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने मेरी रूह तक तोड़ दी। "तुम्हारी माँ मर गई और तुम्हें हमारे सिर पर छोड़ गई। तुम्हारी वजह से ही हमारी जिंदगी खराब हो गई।" ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस खड़ी रही, टूटी हुई, खामोश और पूरी तरह अकेली। मामी की वो बातें सुनकर मेरा दिल जैसे फट सा गया था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और फूट-फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र मामी के कमरे में रखे उस पुराने संदूक पर पड़ी। मुझे एकदम याद आ गया कि साक्षी के कपड़े मैंने उसी संदूक में रखे थे। मैं जल्दी से वहां पहुंची और घबराते हुए संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, मेरे सामने साक्षी के सारे कपड़े दिखाई दे गए। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें वापस लौट आई हो। मैंने जल्दी-जल्दी कपड़े उठाए और मामी के पास ले जाकर दे दिए, लेकिन तब तक मेरी आंखों से आंसू बह ही रहे थे। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं रोती हुई कमरे से बाहर भागी और तभी फिर से मेरी किसी से जोरदार टक्कर हो गई। इस बार भी वही लड़का सामने था। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं उस पर गुस्सा निकाल बैठी। "तुम्हें दिखता नहीं है क्या? हर बार मुझसे ही टकराते रहते हो। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या?" वह उस समय किसी से फ़ोन पर बात करते हुए चल रहा था। मेरी बातों से वो चौंक गया। शायद उसे मेरी इतनी तेज़ प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। मैं उसे बिना रुके बोलती चली गई। "तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जानबूझकर सामने आ जाते हो।" उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं उस वक्त खुद इतनी टूटी हुई थी कि मुझे किसी की परवाह नहीं थी। असल में मेरा गुस्सा उस पर नहीं बल्कि मामी की बातों पर था, लेकिन मेरा सारा दर्द उसी पर निकल गया। मैं रोते हुए वहां से भाग गई और अपने कमरे में जाकर फूट-फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद सबको मैरिज हॉल जाना था क्योंकि बारात आने वाली थी। मैं अब तक तैयार भी नहीं हुई थी। मामी ने मुझसे इतना काम करवा लिया था कि मुझे खुद के लिए एक पल भी नहीं मिला था। जब मैं थोड़ी फ्री हुई तो सूरज, मेरे मामा जी का बेटा, मुझे अपने साथ मैरिज हॉल ले गया। वहाँ भी बार-बार मेरा सामना उसी लड़के से हो रहा था। वो मुझे देखता था और मैं नज़रें झुका लेती थी। साक्षी की विदाई हो चुकी थी। माहौल भावुक था। तभी मामी ने मुझे बुलाकर कहा कि दुल्हन के कमरे में रखा सारा सामान गाड़ी में रखवा दो। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गई, एक बार फिर मेरी टक्कर उसी लड़के से हो गई। इस बार मेरा सब्र पूरी तरह टूट गया। मैंने गुस्से में कहा, "हर बार मुझसे ही क्यों टकराते हो? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? और तुम यहाँ दुल्हन के कमरे में क्या कर रहे हो?" मेरे शब्दों में चुभन थी। इस बार उसने भी चुप रहना ठीक नहीं समझा। उसने तेज आवाज में कहा, "तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? मानता हूँ, पहली बार टकराए थे तब मेरी गलती थी, लेकिन दूसरी बार तुम खुद मुझसे आकर टकराई थी और अभी भी मैं इस कमरे में पहले से मौजूद था। तुम खुद बिना देखे अंदर घुसी हो।" उसकी आवाज ऊंची थी। मैं डर गई। मुझे किसी का तेज बोलना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। मैं चुप हो गई। मैं कुछ कह नहीं पाई। चुपचाप सामान उठाने लगी। तभी उसने पूछा, "ये सामान कहाँ ले जा रही हो?"
मैंने धीरे से कहा, मामी ने कहा है गाड़ी में रखवा दूं। उसने कहा, ठीक है, तुम जाओ। तभी वहां सूरज आ गया। सूरज ने मुझसे कहा है कि मैं ये सामान रखवा दूंगा। मैं बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आते ही मुझे एहसास हुआ कि गलती शायद मेरी ही थी। हर बार जल्दी में बिना देखे मैं ही उनसे टकरा जाती थी। मेरा गुस्सा भी गलत जगह निकल रहा था। साक्षी की शादी हो गई, लेकिन मेरी मुश्किलें कम नहीं हुई। मामी अब भी मुझसे चैन से नहीं रहने देती थी। अब तो वे मुझसे पूरा घर संभलवाने लगी थी। खाना बनाना, साफ सफाई, हर काम मेरी जिम्मेदारी बन चुका था, जबकि मुझे खाना बनाना ठीक से आता भी नहीं था। पहले ये सब काम साक्षी किया करती थी। माया तो कभी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। वह कॉलेज से आती और सीधे अपने कमरे में बंद हो जाती। पूरा दिन अपने ही ख्यालों में खोई रहती और मैं बस हर दिन खुद को थकते, टूटते और चुपचाप सहते हुए देखती रहती थी। मामी ने जब मुझसे कहा कि मुझे खाना बनाना सीखना होगा, तो मैंने डरते-डरते कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। इस पर मामी ने ताना मारते हुए कहा था, आजकल मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है। वीडियो देखकर सीख जाओ, कौन सा पहाड़ तोड़ना है तुम्हें। उन्होंने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और बोली, अब से सारा काम खुद सीखो, मैं तुम्हें रोज सिखाने नहीं बैठ सकती। मैं चुपचाप मोबाइल लेकर रसोई में खड़ी हो गई। कभी वीडियो देखकर सब्जी बनाती, कभी रोटी बेलने की कोशिश करती। कई बार खाना बिगड़ जाता, कई बार हाथ जल जाते, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप सब सहती रही। इसी चक्कर में मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी पढ़ाई पूरी तरह छूट चुकी है। कॉलेज गए हुए मुझे लगभग 1 महीना हो गया था। मामी के रोज-रोज के कामों में मैं इतनी उलझ गई थी कि खुद के लिए सोचने का वक़्त ही नहीं मिला। लेकिन उस दिन मैंने तय कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कॉलेज ज़रूर जाऊँगी। मैं सुबह जल्दी उठी, चुपचाप तैयार हुई और कॉलेज जाने ही वाली थी कि मामी ने मुझे देख लिया। उन्होंने कड़क आवाज़ में पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने डरते हुए कहा, मामी जी, कॉलेज जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। वो तुरंत भड़क गईं। कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बैठो और घर का काम देखो। साक्षी की शादी हो गई है, अब सारा काम तुम्हें ही देखना है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मामी जी प्लीज़ मुझे कॉलेज जाने दीजिए, मैं पढ़ाई के बाद सब काम कर लूँगी। इतने में मामा जी वहाँ आ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? मैंने धीरे से कहा, मैं जा ही रही थी। मामा जी बोले, तो जल्दी जाओ, देर हो रही है। उनकी वजह से मैं उस दिन बच गई और कॉलेज चली गई। लेकिन कॉलेज जाकर जो हुआ, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मेरी 1 महीने की क्लास छूट चुकी थी। टीचर ने डांटा और बताया कि मेरी 2 महीने की फीस बकाया है। एग्जाम नज़दीक थे और बिना फीस दिए मेरा फॉर्म नहीं भरा जा सकता था। मैंने कांपती आवाज़ में कहा कि मैं फीस जल्द जमा कर दूंगी। शाम को जब सब लोग खाना खा रहे थे, मामा जी ने मुझसे कहा, आदित्य तुम्हारी कॉलेज की फीस भी देनी होगी ना? मैंने तुरंत सिर हिलाया और कहा, जी मामा जी। तब मामा जी बोले, मैंने तुम्हारी फीस के पैसे तुम्हारी मामी को दे दिए हैं, कल कॉलेज जाकर जमा कर देना। ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने लगी और मामी से फीस के पैसे मांगे, तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने साफ कहा, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगी, अब तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। मैं हैरान रह गई। मामी जी प्लीज मेरी पढ़ाई मत रुकवाइए। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। मैं भी उनकी तरह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मामी ने तंज कसते हुए कहा, बहुत अच्छा सपना है, लेकिन तुम्हारी माँ तो रही नहीं। पढ़ाने वाले माँ बाप होते हैं, रिश्तेदार नहीं। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रोते हुए कहा, मामी जी, मामा ने तो आपको पैसे दे दिए हैं, फिर आप मुझे फीस क्यों नहीं दे रही है? इतना सुनते ही मामी का चेहरा लाल हो गया।
उन्होंने झपट कर मेरे बाल पकड़ लिए और गुस्से में कहा, अगर तूने ये बात अपने मामा से कही ना, तो मैं तेरा इस घर में जीना मुश्किल कर दूंगी, समझी? मैं डर से कांप गई, मेरे होंठ सूख गए, आवाज़ गले में अटक गई। मैं बस चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रह गई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घर में सिर्फ एक बोझ हूँ, एक मजबूरी हूँ, और शायद किसी को मेरी तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने मामी से कहा, मामी मेरे बाल छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। मैं मामा जी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप जो मेरे साथ कर रही हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्लीज़ मुझे फ़ीस के पैसे दे दीजिए। मामी गुस्से से बोली, जा, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर कॉलेज जाना है तो ऐसे ही पढ़ ले। ये कहते हुए उन्होंने मुझे ज़ोर से झटका दिया। मैं अपने कमरे में आकर फूट-फूट कर रोने लगी। पूरा दिन मैं बस रोती ही रही। शाम के समय मामी कमरे में आईं और बोलीं, उठ और जाकर घर के कामों में लग जा। मैं उठी और चुपचाप काम में लग गई। थोड़ी देर बाद मैंने मामी और मामा जी को आपस में बातें करते सुना। मामी कह रही थी कि कल शाम को माया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के की माँ ने खुद फ़ोन करके कहा है कि वह रिश्ता लेकर आना चाहती है। मामा जी बोले, अच्छी बात है। हम तो चाहते ही है कि माया की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उसका रिश्ता तय हो जाए। जैसे ही उसका यह साल पूरा होगा, हम उसकी शादी कर देंगे। उसके बाद आदित्य के लिए भी रिश्ता देख लेंगे। मामी यह सुनकर फिर नाराज हो गई। अगले दिन मैं डरते-डरते कॉलेज गई। वहाँ भी प्रोफेसर ने सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती की। बार-बार फीस को लेकर ताना मारा। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे एग्ज़ाम पास आ रहे थे और अगर फीस जमा नहीं हुई तो मुझे परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया जाता। उस दिन कॉलेज से भी मैं बहुत टूट कर घर लौटी। घर आते ही मामी ने कहा, जल्दी से काम में लग जा। मैंने कपड़े बदले और काम करने लगी क्योंकि माया को देखने लड़के वाले आने वाले थे। मैंने सबके लिए नाश्ता तैयार किया। मामी ने साफ-साफ कह दिया था कि मैं मेहमानों के सामने नहीं आऊंगी। मैं चुपचाप किचन में खड़ी रही। माया को चाय की ट्रे पकड़ा दी और वह कमरे में चली गई। कुछ ही देर में माया 10 रोती हुई किचन में आ गई। उसे इस हाल में देखकर मैं घबरा गई। माया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने पूछा। उसने जोर से मेरा हाथ झटक दिया और बोली, "अ, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो। मम्मी तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक करती है। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए।" मैं घबरा गई। माया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया है? वह रोते हुए बोली, तुम जानती हो कि मैं अनमोल से कितना प्यार करती हूँ। कल जब उसकी मम्मी ने फ़ोन किया कि वह रिश्ता लेकर आ रही है, तो मुझे लगा कि वो मेरे लिए आ रही है, क्योंकि अनमोल मेरा दोस्त है, मेरे भाई का भी दोस्त है। मैं उसे पसंद करती हूँ कि। फिर रोते-रोते उसने कहा, लेकिन आज जब उनकी मम्मी ने मेरी जगह तुम्हारे लिए रिश्ता मांगा, तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और रोती हुई वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद मामी ने अनमोल की माँ से कह दिया कि वह अभी कोई फाइनल जवाब नहीं दे सकती, पहले अपने पति से बात करेंगी। अनमोल की माँ वहां से चली गई। इसके बाद मामी ने मुझ पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। वो अच्छी तरह जानती थी कि माया अनमोल को पसंद करती है, फिर भी न जाने क्यों अनमोल के घर से रिश्ता मेरे लिए आ गया था। मैं पहले से ही बहुत परेशान थी। ऊपर से मामी और माया दोनों ने मिलकर मुझे दिन भर ताने मारे और तोड़ दिया। रात को जब मामा जी घर आए तो मामी ने उन्हें अपनी तरफ से पूरी कहानी सुना दी। उन्होंने यह नहीं बताया कि अनमोल की माँ खुद मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। मामी ने ऐसे दिखाया जैसे मेरा और अनमोल का कोई चक्कर चल रहा हो, जैसे मैंने जानबूझकर एक अमीर लड़के को अपने जाल में फंसा लिया हो। मामी चाहती थी कि अगर उनकी बेटी की शादी अनमोल से नहीं हो सकती, तो मेरी भी ना हो। उन्होंने मुझ पर ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि मैं अंदर ही अंदर टूट गई। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप आँसू बहाती रही।
फिर मामा जी ने मुझे कमरे में बुलाया और बोले, "बेटा, अनमोल के घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। क्या तुम ये शादी करना चाहती हो? क्या तुम अनमोल को पसंद करती हो?" मैंने मामा जी से कहा, "नहीं मामा जी, मैं अनमोल को पसंद नहीं करती। मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसके घर से मेरे लिए रिश्ता क्यों आया है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मामी ने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं उन्हें सच साबित नहीं करना चाहती।" जब मैंने मामा जी से इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया, तो मामी के चेहरे पर एक अजीब-सी मुस्कान आ गई। उन्होंने फ़ौरन ही अनमोल की मम्मी को इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। लेकिन अगले ही दिन अनमोल की मम्मी फिर से हमारे घर आ गईं। उन्होंने मामा जी से बात करते हुए कहा कि उनका बेटा आपकी भांजी को बहुत पसंद करता है और वह उसे बहुत खुश रखेगा। मामा जी ने उन्हें समझाया कि हमारी भांजी इस रिश्ते के लिए मना कर चुकी है और वह आपके बेटे को पसंद नहीं करती। लेकिन अनमोल की मम्मी बोली, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके घर आई हूँ। एक बार आप अपनी भांजी को समझाकर तो देखिए। मामा जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, "बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारी मम्मी तुम पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। तुम इस रिश्ते से इसलिए मना कर रही हो ताकि वे इल्ज़ाम सच साबित ना हो। लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम बहुत सीधी लड़की हो। तुम इस बात की चिंता मत करो। अगर लड़के ने तुम्हें पसंद किया है तो यह तुम्हारी किस्मत है। वह एक अच्छे और अमीर परिवार से है। ऐसा रिश्ता बार-बार नहीं मिलता। तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हो। मुझे लगा था कि यह रिश्ता माया के लिए आएगा, लेकिन लड़के को तो तुम पसंद हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी किस्मत इसी लड़के से जुड़ी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो।" मामा जी की बातें सुनकर मैंने अपनी नज़रें झुका लीं और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। मामा जी ने अनमोल की फैमिली को हाँ कर दी थी, हालांकि मैं अब भी पढ़ना चाहती थी। मेरी शादी तो 1 साल बाद होनी थी, लेकिन तब तक तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। अगले दिन मैं फिर बिना फीस के कॉलेज चली गई। कॉलेज पहुंचते ही प्रोफेसर ने मुझसे फिर फीस मांगी। इस बार उन्होंने साफ कह दिया, "अगर कल तक फीस नहीं दी तो तुम्हें कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार आई तो एंट्री नहीं मिलेगी।" यह सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई। मैं कॉलेज के कैंपस में बैठकर फूट-फूट कर रोने लगी। उधर घर में जब से मेरा रिश्ता अनमोल के साथ तय हुआ था, माया मुझे अपना दुश्मन समझने लगी थी। वह मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती थी। मामी भी हर वक्त ताना मारती रहती थी, "तू मेरी बेटी की खुशियों पर अपना हक जमाने लगी है। मन करता है तुझे अभी घर से निकाल दूं, लेकिन तेरे मामा की वजह से चुप हूँ।" इधर कॉलेज में मुझे सिर्फ 1 दिन की मोहलत मिली थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं कॉलेज में एक तरफ बैठी रो रही थी, तभी मेरे बगल में मेरे ही कॉलेज का एक लड़का आकर बैठ गया। उसने पूछा, "तुम रो क्यों रही हो?" मैंने कहा, "तुम जानते हो मेरी हालत क्या है?" वह बोला, "हाँ, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, प्रोफ़ेसर तुम्हारी बहुत इंसल्ट कर रहे हैं। तुम मजबूर हो, इसीलिए फ़ीस नहीं दे पा रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।" मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, "तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो?" उसने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाले और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, "लो, अपनी फ़ीस जमा कर दो।" मैं घबरा गई और बोली, नहीं, नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती।" वह बोला, "ले लो, मुझे अपना दोस्त समझो, आखिर मैं भी तुम्हारे साथ ही पढ़ता हूँ। मैं तुम्हें रोज़-रोज़ प्रोफ़ेसर से बेइज़्ज़त होते नहीं देख सकता।" मैंने कहा, "लेकिन" उसने बात काटते हुए कहा, "कोई लेकिन वेलकिन नहीं, अभी जाकर फ़ीस जमा करो, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए, तब मुझे लौटा देना।" उसकी बात सुनकर मेरी आँखों में चमक आ गई। मैंने कहा, "तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया नितिन। मैं ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी।" जैसे ही पैसे होंगे, मैंने उसके हाथ से पैसे लिए और फ़ीस जमा करने चली गई।
नितिन ने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी थी। उस वक़्त मैंने यह नहीं सोचा कि मैं उसे पैसे कैसे लौटाऊँगी, बस इतना जानती थी कि अब मुझे किसी भी हालत में पढ़ाई पूरी करनी है। मुझे लगा मामी सोच रही होंगी कि मैं बिना फ़ीस के कॉलेज से निकाल दी जाऊँगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरी मदद करने के लिए नितिन सामने आ गया है। अगले दिन जब मैं घर लौटी तो मेरा मन बहुत हल्का था। मुझे देखकर मामी और माया दोनों हैरान थीं। वे सोच रही थीं कि आज मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है। उन्हें तो यही लग रहा था कि कॉलेज से मुझे निकाल दिया जाएगा। मैंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। 2-3 दिन तक मैं कॉलेज गई, लेकिन नितिन कॉलेज नहीं आया। उसके दोस्तों ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मेरे मन में यही चल रहा था कि मुझे किसी भी तरह उसके पैसे लौटाने हैं। मैं सोच रही थी कि अब मामा जी से ही बात करूँगी। कुछ दिनों बाद जब मामा जी शहर से लौट आए, तब मैं उनसे बात करने की सोच ही रही थी कि अगले दिन कॉलेज में मैंने देखा नितिन आ चुका था। कॉलेज की छुट्टी के बाद उसने मुझे एक खाली क्लासरूम में बुलाया। मैं वहाँ गई तो उसने कहा, "तुम मुझे मेरे पैसे कब दे रही हो?" मैंने कहा, "मुझे थोड़ा वक़्त दो। मामा जी से पैसे लेकर मैं तुम्हें लौटा दूँगी।" अभी वो शहर से बाहर थे। ये सुनकर उसने ठंडे लहजे में कहा, "तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। अगर 2 दिन में तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, तो तुम्हें खुद चलकर मेरे बिस्तर तक आना होगा।" उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, "ये कैसी फालतू बातें कर रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब दे दूँ। अब तुम इतनी जल्दी मुझसे पैसे क्यों माँग रहे हो? और ये फिज़ूल की शर्त भी क्या है?" नितिन हँसते हुए बोला, "मैं तो ऐसा ही हूँ। शुक्र मनाओ कि मैंने वक़्त रहते तुम्हारी मदद कर दी, वरना आज तुम कॉलेज में भी नहीं होती।" मैंने कहा, "अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ।" लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान थी। जब मैं कॉलेज से घर आई तो और भी टेंशन में थी। तभी घर की घंटी बजी। जब मैं दरवाज़ा खोलने गई तो देखा अनमोल खड़ा था। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करने लगी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, "आज गुस्सा नहीं करोगी?" मैं कुछ नहीं बोली। वह फिर बोला, "मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ।" मैंने झटके से हाथ छुड़ाया और भागकर अपने कमरे में चली गई। नहीं चाहती थी कि मामी या माया हमें देखे। अनमोल सूरज के साथ चला गया। रात हो गई। मुझे फिक्र थी कि कल कॉलेज जाना है, इसलिए मैं हिम्मत करके मामी के पास गई। माया भी वहीं बैठी थी। मैंने कहा, "मम्मी प्लीज़ मुझे फ़ीस के पैसे दे दीजिए, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ।" मामी बोली, अभी तक कॉलेज वालों ने तुम्हें निकाला नहीं है, तुम पर काफ़ी फ़ीस चढ़ चुकी है।" मैंने कहा, "कॉलेज वाले तो निकालने ही वाले थे, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने मेरी फ़ीस उधार दे दी। अब वह मुझसे पैसे माँग रहा है। आप प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, मैं उसे लौटा दूँगी।" माया मेरी बातें ध्यान से सुन रही थी। मामी बोली, "मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, कहीं और माँग लो।" मैंने लाख समझाया, लेकिन मामी ने पैसे नहीं दिए। मैं शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर आ गई। पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरी तरफ नितिन मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। अगले दिन कॉलेज गई तो वही बात दोहराई, "तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं।" जब मैं घर आई, मम्मी मुझे बाजार ले गईं, माया भी साथ थी। हम मॉल में थे कि अचानक मेरी नज़र नितिन पर पड़ी। उसे देखकर मैं घबरा गई। वह बार-बार इशारे कर रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मामी और माया देखें, इसलिए बहाना बनाकर दूसरी तरफ चली गई। वहां आते ही नितिन बोला, "अब तुम्हारे पास सिर्फ 16 घंटे हैं। अगर पैसे नहीं दोगी तो कल सीधे मेरे घर आना। तुम्हें याद है ना, तुम पर मेरे पैसे हैं।" मैं कांपती आवाज में बोली, "प्लीज नितिन, मुझ पर जुल्म मत करो। मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे, बल्कि ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं कभी तुमसे मदद नहीं लेती।" उसने कहा, "मुझे सिर्फ पैसे चाहिए या तुम सीधे आ जाना।" मॉल में मैं रो पड़ी और कहा, "अभी जाने दो। अगर किसी ने देखा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।" वहां से मैं निकल गई। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठी तो फ़ोन की घंटी बजे।
कॉल रिसीव की तो देखा, नितिन था। वह कह रहा था, याद है ना, 1 घंटे बाद तुम्हें मेरे घर आना है। आज कॉलेज मत जाना, मैं भी कॉलेज नहीं जाऊंगा। मैं घर पर अकेला हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, प्लीज मेरी बात तो सुनो, जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कहा, अगर तुम 1 घंटे के बाद मेरे घर नहीं आई तो मैं आकर तुम्हें उठा लूंगा। तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत डर गई। रोने के अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं खामोशी से तैयार हुई और धीरे धीरे मेरे कदम नितिन के घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते भर यही सोचती रही कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। जैसे ही मैं नितिन के घर पहुंची, वह मुझे देखकर खुश हुआ। उसने कहा, क्या हुआ, पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ क्या? मैंने कहा, थोड़ा समय दे दो। उसने कहा, नहीं, अब कोई मोहलत नहीं, अब तुम खुद मेरे बिस्तर तक जाओगी। ये कहते हुए जब उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा, अचानक किसी ने उसे धक्का दिया। मैं दंग रह गई। पलटकर देखा तो अनमोल खड़ा था। अनमोल ने नितिन का कॉलर पकड़ लिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं डर गई। अनमोल ने उसे बहुत मारा। नितिन बार बार कह रहा था कि यह लड़की ने मुझसे पैसे लिए हैं और अब नहीं दे रही। अनमोल ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे मारते हुए कहा, अगर आज के बाद तुम किसी लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, चाहूँ तो अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। अनमोल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से ले आया। मैं देख रही थी कि अनमोल बहुत गुस्से में है। वह गाड़ी चला रहा था मगर मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। मैं बस रो रही थी। अनमोल मुझे घर के अंदर ले गया। वहां मामा जी भी आ चुके थे। अनमोल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे झटके से मामा जी की तरफ किया। मैं रो रही थी। मामा जी ने मेरी हालत देखी और घबरा गए। अनमोल ने सब कुछ उन्हें बता दिया। आज मैं इसे बचाकर ले आया हूँ, ना जाने इसके साथ क्या होने वाला था। मामा जी को जोर का शौक लगा। उन्होंने मामी से कहा, तुमने इसे फीस के पैसे नहीं दिए, मैं तो हर महीने तुम्हें पैसे दिया करता था। मामी खामोशी से सुनती रही और बोली, आप गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? क्या पता इसका कॉलेज में किन किन लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है और यह लड़की उसके घर तक गई ही क्यों थी जो इतनी बड़ी नौबत आ गई। तभी अनमोल बोल पड़ा, यह तो मजबूरी में गई थी क्योंकि उस लड़के ने फीस के पैसे दिए थे और अब इसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने माया की तरफ देखा और कहा, और माया, तुम तो मुझे पिछले 3 दिनों से बेवकूफ बना रही हो। कहती हो कि आदित्य का लड़के के साथ अफेयर है। तुमने मुझे उसकी शॉपिंग मॉल की पिक्स भेजे और कॉलेज में भी जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो फोटो भी भेजे। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने आदित्य पर नजर रखी थी। आज जब मैंने उसे कॉलेज के बजाय उस लड़के के घर जाते देखा तो मैं उसका पीछा किया। वहां जाकर देखा कि वह रो रो कर कह रही थी, प्लीज मुझे जाने दो, वह पैसों का बंदोबस्त कर देगी। मुझसे रहा नहीं गया। तुम कितनी घटिया हो माया। माया खामोश हो गई। मामा जी ने माया से कहा, तुमने ये सब क्यों किया? माया बोली, मैं और क्या करती पापा, मैं तो अनमोल से प्यार करती थी। अनमोल से मैं शादी करना चाहती थी मगर अनमोल ने इसे पसंद कर लिया। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मैंने सुना कि किसी लड़के ने आदित्य की मदद की है तो मैंने सोचा कि उनके बीच फूट डाल दूं। लेकिन अनमोल ने शक नहीं किया। माया खामोश हो गई। मामा जी दोनों माँ बेटी पर गुस्सा हुए। उन्होंने मामी को डांटा, आज अच्छा हुआ कि अनमोल समय पर पहुंचा। अगर नहीं आता तो आदित्य के साथ क्या होता पता नहीं। तुम्हें पता है उसकी इज्जत भी जा सकती थी। तुम्हारी गलती से वह कितनी परेशानी में थी। मामी बोली, आप इसे जितना सीधा समझते हैं वह बिल्कुल नहीं है। मामा जी बोले, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है। बेचारी हमारे घर में रहती है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर एक वक्त में तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता? फिर मामा जी ने अनमोल की तरफ देखा
और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आदित्य को बचा लिया। मैं जल्दी ही तुम्हारी शादी आदित्य के साथ करवा दूंगा। मामा जी बोले, जैविका, अगर मामी ने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम्हें उस लड़के की मदद नहीं लेनी चाहिए थी। एक बार मुझसे तो पूछ लेती, मैं तुम्हें पैसे दे देता। मैंने कहा, मामा जी, मगर मुझसे मामी ने कहा, अगर तुमने इस बारे में कुछ भी मामा को बताया तो ठीक नहीं होगा। मामा जी को फिर से इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मामी और माया को घूर कर देखा। मामा जी वहां से चले गए। उसके बाद माया और मामी भी चली गईं। कमरे में सिर्फ मैं और अनमोल रह गए थे। अनमोल मुझसे कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बहुत मासूम हो। मैं हर बार तुम्हारे लिए आता हूँ, मगर तुम मुझसे बात भी नहीं करती। पता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे माया के लाख कहने पर भी यकीन नहीं आया कि तुम किसी लड़के के अफेयर में हो सकती हो। यही सब जानने के लिए आज मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने अनमोल से कहा, मुझे माफ कर दो, मेरा हमेशा आपके साथ गलत बिहेवियर ही रहा। अनमोल ने कहा, तुम बहुत मासूम हो। यह दुनिया बहुत खराब है। इतनी सीधी बनकर मत रहो। सीधे लोगों को यह दुनिया आसानी से जीने नहीं देती। अनमोल की बातें सुनकर मैंने सोचा कि अब मुझे लोगों से डरना नहीं है। अगर मैं जितना लोगों से डरूंगी, लोग उतना ही मुझे डराएंगे। मुझे साहस दिखाना होगा। और फिर मैंने ऐसा ही किया। जिंदगी में काफी समय गुजर गया, लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी नहीं डरी। लोग औरत को कमजोर समझते हैं, और सबसे ज्यादा कमजोर उस औरत को जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता। मगर अब मुझे अनमोल का साथ मिल गया। उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरी एजुकेशन पूरी करवाई और मुझसे शादी की। जब मैं अपनी ससुराल विदा होकर चली गई तो मामी जी का मूड भी मेरी तरफ से ठीक हो गया। माया ने भी मुझसे अपने की माफी मांग ली। आज मैं अनमोल के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जो लड़कियां मेरी कहानी सुन रही हैं, वह भी ऐसे लोगों से डरना छोड़ दें, जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको डराते हैं, बल्कि हिम्मत और समझदारी से काम लें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि हमारी अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।